नमस्कार, प्रदेश हमारा में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ माजिद अंसारी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं गांवरीकरण की बात करते हैं। पंचायती राज चुनाव का कल तीसरा चरण है। सुबह 7:30 बजे से वोट डाले जाएंगे। 21 जिलों में मतदान होगा। जी हां, 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर चुनाव है। तीसरे चरण में 57 लाख से ज्यादा मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 7,964 मतदान केंद्रों में 20,000 ईवीएम से मतदान होगा। तो कल का दिन काफी अहम है। पंचायती राज चुनाव का तीसरा चरण है। सुबह 7:30 बजे से वोट डाले जाएंगे। 21 जिलों में मतदान होगा। 52 पंचायत समितियों के 1016 पदों पर चुनाव है। वहीं तीसरे चरण में 57 लाख से ज्यादा लोग अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे। 20,000 ईवीएम से मतदान होगा। तैयारी पूरी, अब मतदान की बारी। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों का चुनाव। गांव री गवर्नमेंट का तीसरा चरण। तैयारी पूरी है गांव री गवर्नमेंट के तीसरे चरण की। जिला परिषद सदस्यों और पंचायत समिति सदस्यों के इस चरण के मतदान में कुल 57,09,120 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 21 जिलों में तीसरे चरण की वोटिंग। 1 दिसंबर को तीसरे चरण का चुनाव। सुबह 7:30 बजे से शाम 5 बजे तक होगा मतदान। 52 पंचायत समितियों के 1016 सदस्यों के लिए चुनाव और उनसे संबंधित जिला परिषद सदस्यों के लिए होगा मतदान। तीसरे चरण में कुल 57,09,120 मतदाता, 29,48,047 पुरुष मतदाता, 27,61,052 महिला मतदाता और 21 ट्रांसजेंडर्स मतदाता हैं। 20,000 ईवीएम से होगा मतदान। मतदान के लिए 7,964 मतदान केंद्र, 40,000 चुनाव कर्मचारियों की ड्यूटी। चौथे और आखिरी चरण के लिए 5 दिसंबर को होगा मतदान। जिला प्रमुख और प्रधान का चुनाव 10 दिसंबर को होगा। उप प्रधान या उप प्रमुख के लिए 11 दिसंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को होगी सभी चरणों की मतगणना। अब जरा ये जान लीजिए कि प्रदेश में गांव री गवर्नमेंट के इस चरण का चुनाव कहां कहां है। अजमेर, बांसवाड़ा, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, चूरू, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जालौर, झालावाड़, झुंझुनू, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमंद, सीकर, टोंक और उदयपुर में मतदान है। अब बारी जनता की है। मतदान जरूर करें, लेकिन ख्याल रहे मतदान के दौरान कोरोना हेल्थ प्रोटोकॉल का भी पूरा ख्याल रखें। जयपुर से न्यूज 18 के लिए प्रेम मीणा की रिपोर्ट। कुम्हार में पक क्या रहा है, इस सवाल पर कांग्रेस के अंदरूनी सियासत गर्म है। दरअसल डी कुम्हेर के 65 वार्डों के लिए विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को मैदान में उतारा है। निर्दलीय, बिना पार्टी के सिंबल के, और दावा ये कि दोनों नगर पालिका में बोर्ड बना पार्टी को गिफ्ट करूंगा। निकाय के रण में विश्वेंद्र पॉलिटिक्स। विश्वेंद्र का नो टू सिंबल फार्मूला। निकाय के रण में हो क्या रहा है, कुम्हेर में पक क्या रहा है। जी हां, डी कुम्हेर में जो चल रहा है उसके बारे में बड़े बड़े सियासी पंडित भी अंदाजा नहीं लगा पा रहे। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वहां हो क्या रहा है। जिस तरह से विश्वेंद्र दावा कर रहे हैं, उससे तो ये भी सवाल उठ रहा है कि कांग्रेस में विश्वेंद्र हैं या विश्वेंद्र में कांग्रेस है। ये सवाल क्यों है, जरा इसके पीछे की कहानी जान लीजिए। दरअसल भरतपुर जिले की डीग और कुम्हेर नगर पालिकाओं के चुनाव में कांग्रेस के सिंबल पर कोई भी उम्मीदवार मैदान में नहीं उतरा है। ये सभी उम्मीदवार विश्वेंद्र सिंह के इशारे पर निर्दलीय उतरे हैं। साफ है ये सभी विश्वेंद्र के चहेते हैं। विश्वेंद्र ने किसी भी सीट पर एक भी उम्मीदवार कांग्रेस के सिंबल पर नहीं उतारने दिया। सियासी हलकों में इससे विश्वेंद्र सिंह का खुद की ताकत दिखाने से
जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन विश्वेंद्र सिंह की दलील कुछ और है। पहले बात हो चुकी थी कि सिंबल केवल चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए ही देंगे, ये रणनीति का हिस्सा है। अब जरा इस सियासी कहानी को समझने की कोशिश कीजिए। डीग नगरपालिका के 40 और कुम्हेर नगरपालिका के 25 वार्डों में कांग्रेस के सिंबल पर एक भी उम्मीदवार नहीं उतारा गया है। विश्वेंद्र सिंह ने अपने समर्थकों को निर्दलीय मैदान में उतारा है। साथ ही ये भी दावा किया है कि वो कांग्रेस को दोनों ही नगरपालिकाओं में बोर्ड बना पार्टी को गिफ्ट करेंगे। विश्वेंद्र के इसी दावे ने कांग्रेस और सियासी समझदारों को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आखिर ये हो क्या रहा है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि विश्वेंद्र सिंह सचिन पायलट खेमे के विधायक हैं। बगावत के समय विश्वेंद्र सिंह सचिन के साथ थे, इस वजह से उन्हें मंत्री पद गंवाना पड़ा था। निकाय चुनाव के जरिए वो अपनी ताकत दिखा रहे हैं। यही वजह है कि दोनों नगर पालिकाओं के 65 वार्डों में पार्षद कांग्रेस उम्मीदवार की जगह विश्वेंद्र सिंह के फोटो पर चुनाव लड़ रहे हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि कांग्रेस में विधायकों की सिफारिश पर ही पार्षदों के टिकट दिए गए थे, लेकिन निकाय चुनाव के लिए भरतपुर के पर्यवेक्षक विधायक गोपाल मीणा और पूर्व संसदीय सचिव दिलीप चौधरी देखते ही रह गए और विश्वेंद्र सिंह ने सिंबल किसी उम्मीदवार को दिए ही नहीं। साफ है, निकाय के रण के जरिए विश्वेंद्र अपनी पार्टी के प्रति अपनी आस्था तो दिखाना चाहते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जमीनी ताकत की भी नुमाइश कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में इस बार बनने वाली समितियों की संख्या पिछली बार से करीब दोगुना होगी। इसको लेकर नगर निगम से लेकर बीजेपी तक में मंथन शुरू हो चुका है। कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा पार्षदों को समिति अध्यक्ष से लेकर समिति सदस्य बनाकर खुश रखा जा सके। अकेले जयपुर नगर निगम में जब 91 वार्ड हुआ करते थे तो समितियों की संख्या 23 हुआ करती थी, लेकिन जब निगम को 2 हिस्सों में बांट दिया तो अकेले ग्रेटर निगम के हिस्से में 150 वार्ड हैं, जिसमें से अकेले बीजेपी के 88 पार्षद जीत कर आए हैं। ऐसे में अब मेयर सौम्या गुर्जर की कोशिश है कि जब समितियों का गठन हो तो ज्यादा से ज्यादा पार्षदों की उसमें सहभागिता हो। पूरे जयपुर में जो है 90 के आसपास पार्षद थे और अब पूरे 250 पार्षद हो गए। तो डेफिनेटली कमेटियां जो हैं, कमेटी में मेंबर भी ज़्यादा होंगे, सबकी सहभागिता भी ज़रूरी है। तो उसके लिए भी जो निर्देश हमें जो मिलेंगे या हम पता करेंगे कि किस तरह की कमेटियां जो है हमें, और हम ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पार्षदों का हमारा इन्वॉल्वमेंट रह सके। कमेटियों के बारे में जो है डिस्कशन, हमारा मंथन है वो शुरू हो गया है और हम ज़्यादा से ज़्यादा कमेटियां, जैसे पहले जो कमेटियां थी उससे डबल तो होगी। कोरोना से प्रदेश के स्कूलों में पढ़ाई भले ही बंद हो, लेकिन अभिभावकों और स्कूल संचालकों के बीच की लड़ाई जारी है और मुद्दा है फीस का। निजी स्कूलों की फीस वसूली को लेकर अभिभावक संघ अब आर पार के मूड में है, तो स्कूल संचालक भी हटने को तैयार नहीं है। अभिभावकों की है ललकार, अब संघर्ष आर पार। बंद पड़े हैं रोजगार, कहां से लाएं फीस अब की बार। नो स्कूल नो फीस। कोरोना काल में प्राइवेट स्कूल संचालक और अभिभावकों के बीच की जंग जारी है। पहले जयपुर के शहीद स्मारक पर स्कूल संचालक धरना दे रहे थे, तो अब अभिभावकों ने यहां से आंदोलन का आगाज किया है। आज से ही संयुक्त अभिभावक संघ के बैनर तले यहां पर अभिभावकों ने सामूहिक धरना शुरू कर दिया है। धरने पर बैठे अभिभावकों की यही मांग है कि नो स्कूल और नो फीस, जो कि इनकी मुहिम भी है, और लगातार ये जो स्कूल संचालकों की जो मनमर्जियां रही है उसके खिलाफ आवाज उठाते रहे। सरकार के अंदर 15 सूत्री मांगे हमने सारे उसके अंदर भेजी हुई है और उन सबके बावजूद सरकार की तरफ से कोई भी आज भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसलिए हमें परेशान होकर स्कूल प्रशासन जिस तरीके से अभिभावकों के साथ पेश आ रहा है और फीस मांगने के लिए दबाव बना रहा है, तो मजबूरन हमें धरना प्रदर्शन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। अब अभिभावकों के आंदोलन की वजह समझिए। कोरोना काल में बंद निजी स्कूलों की 20% ही ट्यूशन फीस निर्धारित की जाए, ऑनलाइन क्लास की गाइडलाइन जारी की जाए, 2016 के फीस एक्ट की पालना सुनिश्चित की जाए, प्रत्येक स्कूल सभी तरह की फीस वृद्धि पर 5 साल तक रोक लगाएं,
गौरतलब है कि शहीद स्मारक पर प्रदर्शन के दौरान स्कूल संचालकों ने दावा किया था कि 70% स्कूल फीस के लिए सरकार राजी हो गई है। किस मानवता के आधार पर, किस नैतिकता के आधार पर उन्होंने आंदोलन किया, सवाल तो उसके ऊपर है। जब अभिभावक उनसे बात करने जा रहा था, जब तो उन्होंने द्वार बंद कर रखे थे, दादागिरी दिखा रहे थे। कोर्ट ने जो 70% ट्यूशन फीस, जिसको बारंबार आज स्कूल जो है वो फीस मांगे जा रही है, नोटिस दिए जा रही हैं, और उसमें एक बहाना ये बनाया है कि सरकार की तरफ से उन्हें यह इंश्योरेंस मिला है कि वो 70% फीस ले, वो बिल्कुल सर्वथा विधि विरुद्ध गलत है, क्योंकि उस ऑर्डर को स्टे किया जा चुका है। अभिभावक समझौते की किसी भी संभावना को खारिज करते हुए अनिश्चितकालीन धरने पर डटे हुए हैं। कोरोना काल में जो जिस तरह के हालात उपजे हैं उससे परेशान हैं, आर्थिक रूप से अपनी जो समस्याएं हैं वो यहाँ पर सरकार के समक्ष भी रख रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस मसले का हल जरूर निकलेगा। कैमरा पर्सन अविनाश के साथ महेश दाधीच, न्यूज़ 18 जयपुर। पीसीसी चीफ डोटासरा ने फेलोशिप और स्कॉलरशिप का पैसा जारी नहीं करने पर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने ट्वीट कर लिखा है, मोदी जी अपने लिए एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, अपने लिए नया संसद बना सकते हैं, अपने उद्योगपति मित्रों के लोन माफ कर सकते हैं, लेकिन छात्रों को फेलोशिप और स्कॉलरशिप के लिए पैसा नहीं है। यह देश के युवाओं के भविष्य के प्रति मोदी जी की मंशा साफ दर्शाता है। और अब बात उस खबर की जिससे बेखबर रहने का जोखिम आप कभी नहीं उठा सकते। लेकिन कोरोना काल में स्थिति बड़ी खराब हो गई। अभी स्थिति यह है कि 100-150 यूनिट ब्लड है। अगर यही स्थिति रहेगी तो अगले 2-3 दिन में थैलेसीमिया के बच्चों को या कोई एक्सीडेंटल केस आएगा, उनको कोटा ब्लड बैंक से ब्लड नहीं मिल पाएगा। ब्लड डोनेशन में टॉप पर रहने वाला कोटा अब खून की किल्लत झेलने को मजबूर है। संभाग के सबसे बड़े MBS अस्पताल के ब्लड बैंक में खून का टोटा हो गया है। कई ग्रुप के ब्लड तो खत्म होने की कगार पर हैं। किल्लत की कहानी आंकड़ों की जुबानी। कोटा में रोज 70 से अधिक यूनिट ब्लड की खपत होती है। MBS के ब्लड बैंक में सिर्फ 300 यूनिट खून ही बचा है, यानी सिर्फ 4 दिन का खून ही बचा है। और ये हाल तब जब कोटा में बार बार रक्त की जरूरत वाले 750 थैलेसीमिया के मरीज रजिस्टर्ड हैं। हीमोफीलिया के करीब 50 मरीज हैं। दिवाली के बाद में कैंप कम हुए हैं, अभी से हमने अभी वापस कैंप लगाना शुरू करवा दिया है और कंटिन्यू कैंप आते जाएंगे तो हमारा स्टॉक बहुत अच्छी पोजीशन में आ जाएगा। अभी थैलेसीमिया मरीजों को बराबर उपलब्ध हो रहा है। अब इस किल्लत की वजह भी समझ लीजिए। दिवाली के बाद कोरोना का संक्रमण बढ़ गया है, जिससे लोगों का घरों से बाहर निकलना कम हो गया है। कोरोना के खौफ से लोगों के मन में डर बैठ गया है, जिससे कोटा में ब्लड डोनेशन कैंप बंद हो गए हैं। यानी स्थिति गंभीर है, लेकिन MBS अस्पताल अधीक्षक को भरोसा है कि संस्थाओं की मदद से रक्त की कमी को पूरा कर लिया जाएगा। 5-7 लोग जो मेजर डोनर्स हैं उनको बुलाया IMA हॉल के अंदर। हम चर्चा करेंगे कैसे इसका ट्रैक डाउन सिस्टम बनाएंगे जिससे ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड हमारे पास रहे और मरीजों को जो एक्सीडेंट मरीज है, डिलीवरी पेशेंट हैं, थैलेसीमिया रोगी हैं, इनका इनएविटेबल है, इनको ब्लड चाहिए। उम्मीद की जानी चाहिए कि कोरोना काल में ब्लड के लिए भटक रहे मरीजों और उनके परिजनों को राहत देने के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन हो और लोग कोरोना की गाइडलाइन के तहत ब्लड डोनेट करें, ताकि ब्लड के लिए लोगों को इधर उधर भटकना न पड़े। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से ओम प्रकाश मारू की रिपोर्ट। हमें भारतीय होने पर क्यों गर्व है? ऐसा क्या है जो हमें बाकी दुनिया से अलग बनाता है? इन जैसे सवालों के जवाब ढूंढने के लिए नेटवर्क 18 ने एक खास पहल की शुरुआत की है। स्वाभिमान भारत प्रेजेंटेड बाय ITC अगले कुछ महीनों में इस कैंपेन के जरिए हम आपके लिए देश भर में कहानियां लाएंगे। कहानियां ऐसी जो इनोवेशन और उपलब्धियों को परिभाषित करती है और ये बताती है कि हम एक राष्ट्र के रूप में कौन है। ये कहानी है 14 साल की लड़की मुस्कान की। क्या आपने कभी झुग्गी में बच्चों द्वारा संचालित बच्चों के लिए लाइब्रेरी की कहानी के बारे में सुनी है? मुस्कान और उसकी बहन भोपाल के पास एक झुग्गी में बच्चों के लिए लाइब्रेरी चला रही हैं।
मुस्कान अहिरवार भोपाल में अरेरा हिल्स के पास एक झुग्गी में रहने वाली 14 साल की लड़की है। 8वीं कक्षा में पढ़ने वाली मुस्कान स्कूल के बाद लाइब्रेरी का काम शुरू करती है। मुस्कान रोजाना अपनी किताबें, मैट इकट्ठा करती है और अपनी बहन के साथ मिलकर अपनी झुग्गी के सभी बच्चों के लिए एक लाइब्रेरी स्थापित करने के काम में लग जाती है। 2016 में लाइब्रेरी ओपन की थी। एकजुट करने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, जाना पड़ता था उन्हें बुलाने घर पर, फिर आते थे नहीं आते थे, किसी को इंटरेस्ट था किसी को नहीं था। धीरे धीरे कुछ बुक्स थी यहाँ पर कलरफुल, तो वो देखने के लिए आते थे बच्चे, तो बुक देखते देखते उनमें थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पैदा हुआ कहीं, फिर बच्चे आने लगे, फिर ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लगभग 25 बच्चे स्लम से लाइब्रेरी में रोज आते हैं। कोई भी छूटे ना एजुकेशन से, सबको एजुकेशन मिले। हो सका अगर मैं बड़ी हो गई या अगर मेरी अच्छी जॉब लग गई तो मैं ऐसी और भी जगह बहुत सारी लाइब्रेरी खुलवाना चाहती हूँ जहाँ पर कोई भी बच्चा जो थोड़ा ऐसे इस्लाम एरिया में है, पढ़ना चाहता है, पढ़ नहीं पा रहा है, ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो वो उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ सके। मुस्कान एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे स्वाभिमान एक नेचुरल प्रवृत्ति है जो सभी बच्चों के पास है, चाहे परिस्थिति प्रतिकूल भी क्यों न हो। भारत से ऐसी सफलता और भी कहानियां देखने के लिए बने रहें नेटवर्क 18 की खास पहल आईटीसी प्रेजेंटेड स्वाभिमान भारत के साथ। और हम रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए।